नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग वापस से अपनी साइंस की क्लास को जो क्वेश्चन से संबंधित है उसको कंटिन्यू करेंगे, जो कि ऐसे क्वेश्चंस जो है वो साइंस के आपको करवाए जा रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और क्वेश्चंस के पहले आप खुद जवाब देने की कोशिश करें। उसके बाद जो है इसका आंसर जो है वो जो बताया जाए उसके हिसाब से आप लोग जो है समझने की कोशिश करें। ठीक है, और अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। इसके अंदर सबसे पहले अपने पास जैसे एक क्वेश्चन है इसके अंदर, और ये क्वेश्चन जो है वो आपको इस प्रकार से दे रखा है कि क्वेश्चन के अंदर आपको ये कह रखा है कि जब एक ताप दीप्त विद्युत बल्ब दीप्तिमान होता है तब, और उसके रिगार्डिंग ऑप्शन दिए हुए हैं। विद्युत ऊर्जा पूर्ण रूप से प्रकाशित ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, विद्युत ऊर्जा आंशिक रूप से प्रकाश ऊर्जा में और आंशिक रूप से ताप ऊर्जा में परिवर्तित होती है, प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है या विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इंग्लिश के ऑप्शन भी आपको इसी प्रकार से दिए गए हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक incandescent electric bulb glows, the electric energy is completely converted into light energy. Electric energy is partially converted into light energy and partially into heat energy. The light energy is converted into electric energy. The electric energy is converted into magnetic energy. तो आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है कि कौन सा जो है वो इसके अंदर राइट होगा। तो बताइए जरा, इसका आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिए। इसके अंदर देखो पहला ऑप्शन दे रखा है विद्युत ऊर्जा पूर्णतया प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। एक चीज याद रखेंगे, कोई भी ऐसी मशीन, कोई भी ऐसा उपकरण नहीं है जिसको दी गई पूरी की पूरी एनर्जी को वो वर्क डन के अंदर कन्वर्ट कर सके। यानी पूरा का पूरा कार्य वो जितनी हम किसी भी मशीनरीज को किसी भी रूप में जो एनर्जी देते हैं वो एनर्जी को पूरा का पूरा जो है हम जो हमारी जो डिज़ायरेबल एनर्जी है या हमारा जो डिज़ायरेबल वर्क डन है, जो भी हम जो काम उससे चाहते हैं उस पूरे के पूरे कार्य में उस एनर्जी को वो परिवर्तित नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके अंदर ये पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। विद्युत ऊर्जा आंशिक रूप से प्रकाश ऊर्जा में और आंशिक रूप से ताप ऊर्जा में, तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बल्ब को जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, तो उसका कुछ भाग जो है वो लाइट एनर्जी में चेंज हो जाता है और कुछ पार्ट जो है वो जनरली उसके टेम्परेचर को राइज करता है, उसके तापमान में वृद्धि करता है। ठीक है, तो कुछ ऊर्जा जो है वो प्रकाश ऊर्जा में और आंशिक रूप से कुछ ऊर्जा जो है वो ताप ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा। सी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जो कि गलत है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है। इसके अलावा विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये दिया हुआ है, विच मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन डज नॉट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। यानी इनमें से चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं और उनके आधार पर यह बताना है कि इनमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल करके आप सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं कर सकते। तो देखिए, एक तो दे रखा है इसमें क्वथन यानी बॉइलिंग, तो पानी को गर्म करने पर, बॉईल करने पर उसके अंदर जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो एक तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा निस्यंदन, निस्यंदन फिल्ट्रेशन यानी छानना, तो छानने से कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नष्ट नहीं होंगे। क्लोरीनीकरण, ये एक इंपॉर्टेंट जो है मेथड है वाटर प्यूरिफिकेशन का, जल के शुद्धिकरण का। क्लोरीन पिल्स, क्लोरीन की जो गोलियां हैं वो जनरली पानी के अंदर डाली जाती है, जिससे पानी के अंदर जो जम्स हैं वो मर जाते हैं, रोगाणु मर जाते हैं। तो क्लोरीनीकरण के द्वारा भी सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सकता है, क्वथन के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, छानकर नष्ट नहीं किया जा सकता। यूवी विकिरण या आप यूँ कह सकते हो अल्ट्रा वायलेट की जो रेडिएशन है वो अगर पानी के अंदर डाली जाती है तो वो भी जनरली पानी के अंदर उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। तो जल शोधन में आपकी यूवी रेज जो है उनको भी काम में लिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फिल्ट्रेशन, यानी निस्यंदन के द्वारा जो है आप जल को छान करके इसमें मौजूद सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़ा रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो वह दर्पण किस प्रकार का होगा। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। आपके वे जो ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है उससे, प्रकाशिकी वाला जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन है ये। तो इसके अंदर क्या दे रखा है कि दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़ा होने पर प्रतिबिंब यदि सीधा दिखाई देता है तो दर्पण किस प्रकार का होगा।
या तो समतल या उत्तल, केवल समतल, अवतल या केवल उत्तल, ये इसके ऑप्शन है। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि जैसे आपके पास जो दर्पण होते हैं, मिरर होते हैं, उसके अंदर एक तो प्लेन मिरर होता है यानी समतल दर्पण होता है। जो प्लेन मिरर होता है, जो समतल दर्पण होता है, ये प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है, जो प्रतिबिंब बनाता है, प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है, इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है यानी वर्चुअल इमेज बनाता है। इसके अलावा सीधा बनाता है, प्रतिबिंब जो है वो इरेक्ट होता है। इसके अलावा प्रतिबिंब जो है वो हमेशा साइज में वस्तु के बराबर होता है। साइज में वस्तु के क्या होगा? बराबर, सेम साइज का इमेज जो है ये बनाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जो है इसकी अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण, जिसको कॉनकेव मिरर भी कह सकते हैं, कॉनकेव मिरर जो है इसके द्वारा जो इमेज फॉर्म किया जाता है, जो प्रतिबिंब इसके द्वारा बनाया जाता है, वो प्रतिबिंब हमेशा जो है वो आभासी होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आभासी के अलावा, सॉरी, इसके अंदर कॉनकेव है ना, तो कॉनकेव के द्वारा जो इमेज बनाया जाता है वो वास्तविक होगा, रियल होगा, ठीक है। और वास्तविक के अलावा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। साइज इसके अंदर जो है छोटा, बड़ा या बराबर कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है। ये ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से जितनी डिस्टेंस पर है उसी हिसाब से जो है ऑब्जेक्ट की जो है इमेज जो है उसकी हाइट प्राप्त होती है। तो उसी हाइट का इमेज जो है वो आपको प्राप्त होगा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो छोटा, बड़ा या बराबर इमेज जो है ये बना सकता है, छोटा, बड़ा या वस्तु के बराबर इमेज जो है ये आपका अवतल दर्पण बना सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा जो दर्पण होता है वो होता है आपका उत्तल दर्पण, जिसको आप कॉन्वेक्स मिरर कह सकते हैं। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है इसके द्वारा जो इमेज बनाया जाता है वो इमेज हमेशा याद रखना है, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो प्रतिबिंब हमेशा जो है वो जनरली आभासी होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीधा होगा और एक वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। तो अब आप देखिए इसके अंदर आपको जो तीनों दर्पण है, उन तीनों दर्पणों के द्वारा दिए हुए प्रतिबिंब जो है उनकी प्रकृति और उनके साइज के बारे में बताया गया है, इमेज का नेचर और उसके साइज के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन आपको यह कह रहा है कि कितनी भी दूरी पर खड़ा रहने पर अगर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, तो प्रतिबिंब सीधा जो है वो एक तो प्लेन मिरर में हो सकता है और एक प्रतिबिंब सीधा जो है वो जनरली अगर हम बात करें तो उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ये ए हो जाएगा आपका, कि मिरर जो है वो आपका या तो समतल होगा या फिर क्या हो जाएगा? उत्तल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है इसमें कि तेल में तले हुए खाद्य पदार्थों को खरीदने से पहले उनकी निर्माण की तारीख को अवश्य जांच लेना चाहिए, क्योंकि तेल विकृत गंदी हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि अगर जो मतलब तेल में तले हुए खाद्य पदार्थ है उनको खरीदने से पहले उनकी तारीख क्यों जांच लेनी चाहिए? और क्योंकि तेल विकृत गंदी हो जाते हैं। विकृत गंदी यानी रेंसिड होने का मतलब खाना जो है या खाद्य पदार्थ जो है वो एक समय के बाद में, खास तौर से वो खाद्य पदार्थ जिनके अंदर ऑयल डाला गया है या ऑयली सब्सटेंस है, ऑयली फूड सब्सटेंस है, तेलीय खाद्य पदार्थ जो है वो कुछ समय के बाद सड़ने लग जाते हैं, उनके अंदर स्मेल आने लगती है, इसके अलावा उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। याद रखना, रेंसिडिटी का मेन जो कारण होता है वो होता है कि जो फूड सब्सटेंस है उनके अंदर जो ऑयल होता है, जो तेल होता है या जो फैट होती है, वो फैट ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, मतलब उसका उपचयन हो जाता है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो याद रखना, इस वजह से उसका जो खाद्य पदार्थ है उनकी गंध भी बदल जाती है और उनका स्वाद भी बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ए। याद रखना है इसके अंदर बाकी के ऑप्शन अपचयन, हाइड्रोजनीकरण, अपचयन जो है ये इसके अंदर नहीं होगा, इसके अलावा हाइड्रोजनीकरण भी इसमें नहीं होगा, शांता में कमी ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है, निम्न कथनों में से कौन सा या से सही है या सही है? ठीक है, तो दो कथन दे रखे हैं आपको, उन दोनों में से आपको चयन करना है कि कौन सा कथन सही है या नहीं है। तो इसके अंदर आपको कथन क्या दे रखा है? पहला कथन दे रखा है उल्ब में तरल होता है, और दूसरा दे रखा है परासर्वे ध्वनि क्रम वीक्षण किसी भ्रूण के लिंग का संसूचन कर सकता है। तो दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है आपको, ठीक है। स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को अगर इंग्लिश में देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? एमनियन कंटेन फ्लूइड,
अल्ट्रासाउंड स्कैन कैन डिटेक्ट द सेक्स ऑफ एन एम्ब्रियो, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो ये जो कोड है उनके आधार पर आपको आंसर देना है। तो पहले देखो इसके अंदर एक चीज देखना है कि एमनियोन, एमनियोन क्या होता है। एमनियोन जो है वो जनरली अगर हम बात करें तो जैसे आपका जो यूटरस होता है, जो गर्भाशय होता है, इस गर्भाशय के अंदर जो फीटस डेवलप, जो एम्ब्रियो डेवलप होता है, जो भ्रूण डेवलप होता है, उस भ्रूण के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है। उस झिल्ली को हम बोलते हैं जनरली, वो जो झिल्ली होती है उस झिल्ली को हम बोलते हैं एमनियोन मेम्ब्रेन, एमनियोन मेम्ब्रेन, एमनियोन मेम्ब्रेन। ठीक है, एमनियोटिक झिल्ली या एमनियोन झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस एमनियोटिक झिल्ली के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, ये जो फ्लूइड होता है इस फ्लूइड को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, याद रखना है, एमनियोटिक तरल बोलते हैं। ठीक है, और इस यहाँ पर जो है जैसे ये आपका जो है जनरली एम्ब्रियो हो गया, जो भ्रूण है वो हो गया एम्ब्रियो, ये भ्रूण हो गया। ठीक है, ये भ्रूण हो गया आपका। ठीक है, अब ये जो भ्रूण है इसके बारे में ये कह रहा है कि जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है वो एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है या नहीं होता, तो बिल्कुल इसके अंदर एक तरल होता है। और दूसरा ये कह रहा है कि ये जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो के लिंग का पता जो है वो आप अल्ट्रासाउंड के द्वारा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसमें सही पूछा है कि दोनों में से कौन सा सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही इसके लिए सही है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। एक चीज़ इसमें जो है एडिशनल आपको ध्यान रखना, एक प्रोसेस होती है एमनियोसिंटेसिस, एमनियोसिंटेसिस, एमनियोसिंटेसिस। एमनियोसिंटेसिस जो है ये एक टेक्नोलॉजी है, एक तकनीक है जिसके अंदर या जिसके द्वारा जो है जनरली एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसके द्वारा भ्रूण के लिंग का पता किया जा सकता है। एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा भ्रूण के लिंग का पता करना, इसको हम बोलते हैं एमनियोसिंटेसिस। ठीक है, तो एमनियोटिक तरल के द्वारा, एमनियोटिक तरल के द्वारा या तरल की सहायता से, तरल के द्वारा भ्रूण के लिंग की जांच, भ्रूण के लिंग की जांच, ये कहलाती है आपकी एमनियोसिंटेसिस। याद रखना है, एमनियोसिंटेसिस जो है इसके जरिए से आप भ्रूण के लिंग का पता कर सकते हैं। और ये कैसे किया जाता है, क्योंकि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कुछ स्पेशल प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं, कुछ विशेष प्रकार के कण होते हैं, उनको हम बोलते हैं बार बॉडी, यानी बार कण। और ये जो बार कण हैं, इन बार कणों की उपस्थिति के आधार पर जो है जनरली फीटस या एम्ब्रियो जो है उसके सेक्स का डिटर्मिनेशन किया जाता है, लिंग निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अगर बार बॉडी जो है, याद रखना, बार बॉडी जो है वो अगर प्रेजेंट है, बार बॉडी प्रेजेंट है तो आपका जो एम्ब्रियो है वो जनरली फीमेल होता है। और बार बॉडी अगर एब्सेंट है तो उस कंडीशन में आपका जो एम्ब्रियो है वो जनरली मेल होता है। इससे क्या पता चलता है कि जो बार बॉडी है वो किसके एमनियोटिक फ्लूइड में पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है फीमेल के एमनियोटिक फ्लूइड, या फीमेल जो है वो, अगर एम्ब्रियो आपका फीमेल है तो उसके चारों ओर जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा उसके अंदर ही आपको बार बॉडी मिलेंगे, अगर मेल है तो उसके अंदर जो है बार बॉडी नहीं मिलेंगे। इस तकनीक को हम बोलते हैं एमनियोसिंटेसिस। ठीक है, हालांकि ये चीज भी ध्यान रखने की है कि जन्म से पहले शिशु के लिंग का पता करना जो है वो कानूनन अपराध है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से दे रखा है कि वसा से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा या से सही है। ठीक है, कोशिका कला की रचना के लिए वसाओं की आवश्यकता होती है। वसाएं खाद्य में से कैल्शियम का अवशोषण करने में शरीर की मदद करती है। क्षतिग्रस्त ऊतकों को सुधारने में वसा आवश्यक होती है। और इसके अलावा शरीर वसाओं से उतनी तीव्रता से ऊर्जा मोचित नहीं कर सकता, ठीक है, जितनी तीव्रता से कार्बोहाइड्रेट से कर सकता है। तो इसके बारे में आपको जो है कुछ आपके जो है इसके अकॉर्डिंग जो है स्टेटमेंट देकर के कुछ ऑप्शंस जो है वो आपको दिए हुए हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर देखिए आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा सही है। ठीक है, इंग्लिश में आप लोग पढ़ लेना अगर इंग्लिश मीडियम से है तो। ठीक है, कोशिका कला का मतलब क्या होता है? कोशिका कला जो होती है, कोशिका कला जो है इसका मतलब होता है कोशिका झिल्ली।
कोशिका कला का मतलब है कोशिका झिल्ली। ठीक है, आपको पता है कि कोशिका झिल्ली जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जो है, उस कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए, कोशिका झिल्ली जो है उसके निर्माण के लिए दो चीजों की खास तौर से जरूरत होती है। कोशिका झिल्ली जो है इसका निर्माण खास तौर से होता है, एक तो फॉस्फोलिपिड, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरी चीज इसके अंदर होता है आपका प्रोटीन। तो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड जो होते हैं ये दोनों मिलकर के सेल मेम्ब्रेन जो है कोशिका झिल्ली के निर्माण में हेल्पफुल होते हैं। इसमें ध्यान देना, लिपिड जो है, इस लिपिड का मतलब होता है फैट यानी वसा। तो एक चीज तो कन्फर्म है कि वसा जो है वो कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वसाएं खाद्य में से कैल्शियम का अवशोषण करने में सहायक होती है, ये गलत है। याद रखना, भोजन या खाद्य में से कैल्शियम का जो अवशोषण है वो वसा के द्वारा नहीं किया जाता। वसा का अवशोषण जो है वो जनरली आपके कैल्शियम का जो अवशोषण है वो कैल्शियम का अवशोषण जो है वो किया जाता है विटामिन डी के द्वारा। कैल्शियम जो है, इस कैल्शियम के अवशोषण के अंदर सहायक होता है आपका विटामिन डी। कैल्शियम का अवशोषण जो है इसके लिए जरूरी होता है आपके शरीर के अंदर होना चाहिए विटामिन डी होना चाहिए। इसके अलावा जो है एक हार्मोन होता है जिसका नाम है पीटीएच। पीटीएच मतलब पैराथायरोक्सिन हार्मोन। तो पैराथायरोक्सिन हार्मोन और विटामिन डी ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, तीसरा जो है इसमें पूछ रखा है क्षतिग्रस्त ऊतकों को सुधारने में वसा सहायक होती है, ये भी गलत है। क्षतिग्रस्त ऊतकों को सुधारने में वसा जरूरी नहीं होती। क्षतिग्रस्त ऊतकों को सुधारने के लिए जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यानी प्रोटीन जो है वो याद रखना आपकी फिजिकल मेंटेनेंस के लिए हेल्पफुल होता है। शारीरिक मरम्मत जो होती है, शारीरिक मरम्मत जो है, इस शारीरिक मरम्मत के लिए किसकी जरूरी होती है? प्रोटीन की जरूरत होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शरीर वसाओं से उतनी तीव्रता से ऊर्जा मोचित नहीं कर सकता जितनी तीव्रता से कार्बोहाइड्रेट से कर सकता है। तो याद रखना है ये आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। कारण कि देखो एक चीज ध्यान रखना, हमारे शरीर के लिए जरूरी जो पोषक पदार्थ हैं उन पोषक पदार्थों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा अगर हम बात करें तो वसा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो प्रोटीन, ये तीन पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं यानी ऊर्जा प्रदान करते हैं। बाकी के पोषक तत्व विटामिन, खनिज लवण, जल, ये जो है एसेंशियल है, जरूरी है, लेकिन ये एनर्जी नहीं देते हैं। ये हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं, जनरली मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इनसे एनर्जी मिलती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले एनर्जी किससे मिलती है, तो सबसे पहले एनर्जी जो है वो मिलती है आपकी कार्बोहाइड्रेट से। तो इसलिए इसको जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहते हैं सबसे पहले नंबर पर। दूसरा, आपकी जो फैट होती है, दूसरे नंबर पर फैट से एनर्जी मिलती है, और तीसरे नंबर पर आपकी एनर्जी जो है आपके शरीर को वो मिलती है प्रोटीन से। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और वसा तीनों से एनर्जी मिलती है। सबसे पहले एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। तो याद रखना है शरीर वसाओं से उतनी तेजी से ऊर्जा नहीं बना सकता जितनी तीव्रता से कार्बोहाइड्रेट से। तो इसका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। इस तरीके से ये जो चारों स्टेटमेंट है इनके अंदर आपको जो दो स्टेटमेंट है वो आपको करेक्ट मिले हैं। ये दूसरे वाला गलत है और तीसरे वाला भी गलत है। फर्स्ट और जो फोर्थ है वो इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ए, फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें देखो, अनंत पर स्थित पिंड की एक अवतल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की स्थिति, आपेक्षिक आमाप और प्रतिबिंब का स्वरूप क्रमशः क्या क्या होगा। मतलब ये क्या कह रहा है कि एक वस्तु जो कि इंफिनिटी पर है, अनंत पर है, ठीक है, अगर आपने उसको अवतल लेंस के सामने रखा है तो वस्तु का प्रतिबिंब अवतल लेंस कैसा बनाएगा। तो याद रखना, अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस या आप यूं कह सकते हो कॉनकेव लेंस। जो कॉनकेव लेंस होता है इसमें वस्तु के प्रतिबिंब बनाने की दो स्थिति होती है, यानी आप वस्तु को दो स्थितियों पर रख सकते हैं। एक तो जब वस्तु जो है वो आपकी अनंत पर हो, जब वस्तु कहां पर हो? आपकी अनंत पर, ठीक है। दूसरा आप रख सकते हैं जब वस्तु अनंत और जो लेंस है उसके ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। तो वस्तु, जब वस्तु इंफिनिटी यानी अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच,
ये दो ही स्थिति है आपके पास, ठीक है, अनंत और प्रकाशिक के अंदर, जिसको आप ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो उस स्थिति में जो इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, वह आपका आभासी बनेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा। इसके अलावा जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा हाईली डिमिनिश्ड इमेज जो है वो बनेगा, ठीक है, वस्तु से बहुत छोटा, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना है, बहुत छोटा, कितना छोटा, लगभग बिंदुवत, बिंदु आकार का प्रतिबिंब जो है वो प्रतिबिंब बनेगा आपका, जब वस्तु को अवतल लेंस के सामने कहां पर रखा जा रहा है, अनंत पर। और अगर वस्तु को अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख दिया आपने, जैसे ये अवतल लेंस है, ठीक है, ये अवतल लेंस है आपका, और इस अवतल लेंस के अंदर ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और यहाँ पर जैसे आपने जो है अगर इन्फिनिटी मान ली, ठीक है, इस यहाँ पर जैसे अनंत है, ठीक है, और ये इसका जो है जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर बाकी के पॉइंट हो गए, ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है इसके अंदर 2f1 ले लिया, यहाँ पर जैसे f1 ले लिया, और यहाँ पर जो है जैसे f2 ले लिया, और यहाँ पर जो है जनरली अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2f2 ले लिया, और इधर भी ये इन्फिनिटी आ गई। तो ये क्या कह रहा है कि जब वस्तु को अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं, कहीं भी रख लो आप, अनंत से आगे ले लो बट इस ओ से पीछे रखना, तो अगर आप कहीं भी रखोगे तो आपका जो इमेज है वो ओ और f2, यानी आपका जो ओ और f1, ओ और f1 जो है, f1 का मतलब है, यहाँ पर गौर करना, f1 का मतलब है प्रकाशिक, f1 का मतलब है प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। तो इमेज जो है वो आपका फोकस के बीच में बनेगा, कब, जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। तो याद रखना है कि प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर आभासी बनेगा, इसके अलावा सीधा बनेगा, और प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। और कहाँ बनेगा, F1 और O के बीच में बनेगा, F1 और O के बीच में। F1 है यहाँ पर मुख्य फोकस। आपको स्थिति दे रखी है अवतल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की स्थिति, अपेक्षिका माप, जब पिंड जो है वो कहाँ पर स्थित है, आपका अनंत पर। तो अब आप देख लीजिए इसमें से कौन सा आ जाएगा। तो इसके लिए राइट आंसर जो है, पहला ऑप्शन दे रखा है फोकस पर, हासित और आभासी, तो ये पहला ही इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। क्यों, फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखना है कि हाँ, इसके अंदर जो है फोकस पर बनेगा, एक चीज और ध्यान रखनी है, आभासी सीधा वस्तु से बहुत छोटा बिंदुवत आकार का बनेगा, और एक फोकस पर बनेगा, ये और ध्यान रखना है, इसकी स्थिति जो है वो और ध्यान रखनी है। प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनेगा, आपका फोकस पर। तो फोकस पर हासित और आभासी, फोकस पर हासित और वास्तविक, वास्तविक नहीं बनाता अवतल लेंस, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में भी नहीं होता है। तो याद रखना है, अवतल लेंस हमेशा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसमें प्रतिबिंब बनाने की कितनी स्थिति होती है, सिर्फ 2। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो जनरली अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे आप लोग। तो देखो, निम्न में से कौन सा मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में उपस्थित होता है। तो पत्ते के अंदर जो हरा वर्णक होता है पत्तियों के अंदर, उस हरे वर्णक को कहा जाता है पर्णहरित। क्या कहा जाता है भैया, पर्णहरित, या जिसको आप कह सकते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। इस क्लोरोफिल जो है इसका मेन जो फंक्शन होता है, एक तो याद रखना है, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसको खोजा था सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पर्णहरित जो है इसका मेन काम जो है, इसका मुख्य फंक्शन, मुख्य कार्य जो है वो होता है जनरली प्रकाश का अवशोषण करना, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। तो प्रकाश का अवशोषण करने में आपका पर्णहरित जो है वो सहायक होता है। इसके अलावा इसमें प्रकाश का अवशोषण करने के लिए जो मेन मेटल यानी जो धातु होती है, वो धातु होती है इसके अंदर मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसमें जो है जनरली कौन सा मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, ठीक है। फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम, कैल्शियम वगैरह जो है ये नहीं होते। क्लोरोफिल जो है उसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, ये खास तौर से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न गोलों में से कौन सा या से नीले लिटमस पत्थर को लाल में परिवर्तित नहीं करता है या करते हैं। आपको तीन टाइप के जो है सॉल्यूशन दिए गए, 3 गोल दिए गए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कौन सा जो है वो नीले लिटमस को लाल में नहीं बदलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लू लिटमस होता है, ब्लू लिटमस जो है वो जनरली आपका रेड में कन्वर्ट होता है। कभी जब आप जो है उसके ऊपर क्या अप्लाई करते हो, एसिड, ठीक है ना, अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस जो है वो लाल बन जाता है। और रेड लिटमस जो है, रेड लिटमस जो है वो आपका ब्लू में चेंज हो जाता है। कभी जब आप उसके ऊपर क्या अप्लाई कर देते हो, बेस, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको नीले को लाल में परिवर्तित नहीं करने वाला पूछा है। नीले को लाल में सिर्फ परिवर्तित करता है अम्ल, इसके अलावा कोई परिवर्तित नहीं करेगा। तो अम्ल का घोल तो परिवर्तित कर देगा, तो पहला तो हट गया इसके, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, नीले को लाल में परिवर्तित नहीं करता है। अगर ये पूछता नीले को लाल में परिवर्तित करता है तब तो अम्ल को शामिल करते हैं, लेकिन नहीं पूछा है तो अम्ल शामिल नहीं होगा। क्षारक घोल बिल्कुल सही है, क्षारक जो है वो लाल को नीला करता है, नीले को लाल नहीं करता। साधारण लवण, लवण जो है सॉल्ट जो होते हैं उनका अगर हम बात करें, अगर आपके पास लिटमस है, किसी भी प्रकार का लिटमस है, चाहे वो रेड हो और चाहे जो है ब्लू लिटमस हो, अगर आपने उसके ऊपर जो है कोई सॉल्ट अप्लाई कर दिया, कोई लवण उसके ऊपर डाल दिया, तो उस कंडीशन में नो चेंज इन कलर, याद रखना कोई रंग जो है वो परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है ना, नो चेंज इन ए कलर। रंग में, लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कभी, जब आप उसके ऊपर लवण डालेंगे, ठीक है। और नीले लिटमस के ऊपर जो है अगर आप क्षार डाल देंगे तो भी उसका जो है रंग नीला ही रहेगा, लाल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक तो क्षारक घोल, एक साधारण लवण घोल, ठीक है ना। तो 2 और 3 के लिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो देखिए ध्यान से, निम्न में से किस मूल तत्व या तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए हड्डियां जो होती है उनको मजबूती प्रदान करना, बोन्स जो है, हड्डियां जो है, इनके लिए जरूरी होता है एक तो कैल्शियम और एक फास्फोरस, ये खास तौर से जरूरी होते हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन में दिया है कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बन, इनमें से छांटना आपको कि कौन सा हड्डियों के लिए जरूरी है। तो देखिए केवल 1 और 2, तो देखो 1 में कैल्शियम दे रखा है, 2 में फास्फोरस, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। कौन सी मूल तत्वों की हीनता, यानी कैल्शियम और फास्फोरस की अगर कमी होगी तो हड्डियां आपकी कमजोर हो जाएगी, ठीक है। हड्डियां और दांत, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, हड्डियां और दांत, ये तो हड्डियां दे रखी है, अगर हड्डियां और दांत दोनों दे देवे तो भी दोनों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जो है, हमारे शरीर के अंदर नाइट्रोजन जो है इसका मेन रोल क्या होता है, तो नाइट्रोजन जो है वो एक तो अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन जो है, उन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, प्रोटीन का निर्माण। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो आपके नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं, नाइट्रोजनिक जो क्षार होते हैं, नाइट्रोजनिक क्षारों के निर्माण में सहायक होता है। नाइट्रोजनिक क्षार जो डीएनए और आरएनए के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये सारे के सारे, ठीक है ना। तो इनके निर्माण के लिए भी नाइट्रोजन आपका जरूरी होता है। कार्बन जो है, इसकी अगर हम बात करें तो हमारे शरीर के अंदर वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, मतलब कार्बनिक यौगिक होते हैं, तो इनके निर्माण के लिए जो कार्बन की आवश्यकता होती है। हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम और फास्फोरस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, यीस्ट मिलाने पर गूंथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है। यीस्ट आपको पता है कि एक प्रकार का फंगस होता है, कवक होता है, और यीस्ट जो है इसका उपयोग किया जाता है बेकरी इंडस्ट्री में। बेकरी इंडस्ट्री वाले जो है वो यीस्ट, जैसे मतलब जो तंदूरी रोटी बनाने वाले हैं, डबल रोटी बनाने वाले, वो क्या करते हैं कि तंदूरी रोटी का जो मैदा होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं, यीस्ट पाउडर डाल देते हैं और कुछ देर के लिए उसको छोड़ देते हैं, तो वो जो गूंथा हुआ आटा होता है उसके अंदर यीस्ट डालने से वो गूंथा हुआ आटा जो है वो फूल जाता है, ठीक है, जिससे उसके अंदर सॉफ्टनेस आ जाती है, वो मुलायम हो जाता है। कारण कि यीस्ट जो है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, अवायवीय श्वसन करता है, और यीस्ट में जब अनएरोबिक श्वसन या अनएरोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन होता है तो उसके कारण से जनरली CO2 बनती है, और उस CO2 के कारण से वो जो मैदा होता है उस मैदे के अंदर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, और उन छिद्रों में बाहर की हवा भर जाती है, और वो जो मैदा होता है वो फूल जाता है और मुलायम बन जाता है। तो ये यही पूछ रहा है कि यीस्ट मिलाने पर गूंथे हुए आटे, यानी आटे, पानी आदि का मिश्रण जो है, इसके उठने का क्या कारण है। तो ताप में वृद्धि, बिल्कुल गलत बात है, टेम्परेचर के कारण ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। द्रव्य के परिमाण में वृद्धि, मतलब ये कह रहा है कि जो मैदा है वो मैदा आपने बढ़ा दिया उसके कारण से ऐसा हुआ ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा यीस्ट कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, ये भी गलत है कि यीस्ट ने रिप्रोडक्शन कर दिया और उसकी वजह से जो है मैदा उठ गया, ऐसा भी कुछ नहीं होता, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। ये इसका सही जवाब होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस जो है उसके उत्पन्न होने के कारण जो मैदा होता है वो फूल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला, निम्न में से कौन सा मांसाहारी पादप है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्निवोरस प्लांट। कार्निवोरस प्लांट याद रखना है, कार्निवोरस या मांसाहारी पादप कौन से होते हैं।
मांसाहारी पादप। मांसाहारी पादप जो होते हैं इनको जनरली आप कीटाहारी पादप भी कह सकते हैं, कीटाहारी पादप। ठीक है, इंसेक्टिवोर्स प्लांट, इंसेक्टिवोर्स प्लांट। ठीक है, इंसेक्टिवोर्स या मांसाहारी कार्निवोर्स प्लांट जो है ये क्या करते हैं, ये पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि ये कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं या कीटों को अपना आहार बनाते हैं, आप यूं कह सकते हो कीटों को अपना आहार बनाते हैं, भोजन के रूप में जो है कीटों को आहार बनाते हैं। ठीक है ना, कीटों को अपना आहार बनाते हैं। क्या इनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो फिर ये कीटों को क्यों पकड़ रहे हैं, कीटों को अपना आहार क्यों बना रहे हैं? इसलिए कि ये ऐसी जगह पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, मतलब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी वाली मृदा के अंदर, सोइल के अंदर ये ग्रो होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं, तो नाइट्रोजन के अभाव वाली मिट्टी में उगते हैं, नाइट्रोजन के अभाव वाली मिट्टी में उगते हैं। तो नाइट्रोजन के अभाव वाली मिट्टी में उगते हैं और इसी वजह से नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इनके अंदर जो है आपको ऑप्शन दे रखे हैं, उन ऑप्शन के अंदर जनरली अगर हम बात करें तो वीनस फ्लाई ट्रैप इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीनस फ्लाई ट्रैप जो है ये कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप होता है। इसके एग्जाम्पल और भी लिख देते हैं, ध्यान रखना है आपको। एक तो आता है इसके अंदर वीनस फ्लाई ट्रैप, जो कि आपके ऑप्शन के अंदर ये तो चलो दिया हुआ ही है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर अन्य एग्जाम्पल जो है वो कौन कौन से आते हैं, तो एक तो आता है इसके अंदर घटपर्णी, पिक्चर प्लांट, घटपर्णी ऐसे पादप को कहा जाता है जिसकी पत्तियां कीटों को पकड़ने के लिए घड़े जैसी संरचना में बदल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक होता है इसके अंदर यूट्रिकुलेरिया, एक होता है इसके अंदर डायोनिया। ठीक है, एक होता है इसके अंदर आपका जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प है। ठीक है, वो एक पौधे का जिसको हम बोलते हैं रेफ्लिशिया अर्नोल्डी, ठीक है, रेफ्लिशिया अर्नोल्डी जो है इसका जो फ्लावर होता है वो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प होता है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प जो है वो इसी पौधे का होता है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प। याद रखना है कौन से पौधे का होता है, रेफ्लिशिया अर्नोल्डी का। और ये एक कैसा पादप है, इंसेक्टिवोर्स है, कीटाहारी पादप है। ठीक है, तो कीटाहारी पादपों के बारे में आपको ध्यान रखना है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, एलईडी शब्द का पूर्ण रूप क्या है जिसके आविष्कार के लिए 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला? तो एलईडी का पूरा नाम पूछा है इसके अंदर, तो एलईडी का पूरा नाम लाइट एक्सटेंशन डिवाइस, ठीक है ना, ये इसके अंदर सही नहीं होगा क्योंकि एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो वो ऑप्शन जो है वो आपको कौन से में मिल रहा है, देखिए ल्यूमिनस एक्सटेंशन डिवाइस ये भी गलत है, लाइट इमिटिंग डायोड बिल्कुल सही जवाब है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। एलईडी और एलसीडी, ठीक है, दोनों के नाम, एलईडी का पूरा नाम तो ये है ही लाइट इमिटिंग डायोड, और एलसीडी जो है इसका पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें देखो क्या दे रखा है, पैरामीशियम में के द्वारा प्रजनन होता है। तो पैरामीशियम जो है इसके अंदर किसके द्वारा प्रजनन होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पैरामीशियम जो है इसके अंदर प्रजनन की विधि कौन सी है ये पूछा जा रहा है। पैरामीशियम जो है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि पैरामीशियम में आप ऑप्शन दे रखा है बडिंग, बीजाणु निर्माण, कायिक प्रजनन, द्विविखंडन। अगर आप इन चारों ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें देखो पहला दे रखा है आपको बडिंग। ठीक है, बडिंग का मतलब हिंदी में होता है मुकुलन। ठीक है, इसको बोलते हैं मुकुलन, और मुकुलन पाया जाता है आपका एक तो हाइड्रा में और एक पाया जाता है आपका यीस्ट में। ये दो जीव है जिनके अंदर मुकुलन पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक दे रखा है बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन। तो बीजाणु निर्माण है आपका, ये बीजाणु निर्माण खास तौर से पाया जाता है आपका कवकों के अंदर, स्पेशली जैसे राइजोपस आ गया,
है ना। इसके अलावा म्यूकर आ गया, मशरूम आ गया। इन सब के अंदर जो है जनरली कौन सी विधि के द्वारा जनन होता है? आपके बीजाणु निर्माण के द्वारा। कायिक प्रजनन जो है, इसकी अगर हम बात करें तो कायिक प्रजनन जो है ये होता है आपके पौधों के अंदर। पौधों के अंदर जड़, तना, पत्ती, पुष्प होते हैं। इसमें जड़, तना और पत्ती जो है उनके द्वारा नया पौधा अगर बन जाता है तो उस विधि को हम बोलते हैं जनरली कायिक प्रजनन। तो कायिक प्रजनन किस में देखने को मिलता है? आलू में देखने को मिलेगा आपको, अदरक में देखने को मिलेगा आपको, केले में देखने को मिलेगा आपको, हल्दी में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इन सब के अंदर जो है जनरली आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका द्विविखंडन जो है ये जनन की वो विधि होती है जिसमें जीव जो है वो दो भागों में टूट जाता है। तो द्विविखंडन जो है ये पाया जाता है आपका एक तो अमीबा के अंदर, प्रोटोजोआ जगत के जो सदस्य हैं उनमें पाया जाता है। अब प्रोटोजोआ जगत के सदस्यों के अंदर अमीबा आ जाता है, इसके अलावा युग्लिना आ जाता है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पैरामीशियम आ जाता है। इसके अलावा पैरामीशियम के अलावा इसके अंदर एक आ जाता है आपका लेशमानिया जो कि कालाजार रोग का कारक होता है, ठीक है ना। तो लेशमानिया जो होता है इसके अंदर भी द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। तो इसका राइट आंसर जो है पैरामीशियम पूछा है तो पैरामीशियम के लिए द्विविखंडन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि कौन, अच्छा ये एक चीज और ध्यान रखना, ये जो चारों के चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं ये रिप्रोडक्शन की वो विधियां हैं, जनन की वो विधियां हैं जिनको आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल करते हो। मतलब ये चारों ही अलैंगिक जनन की विधियां हैं। अलैंगिक जनन का मतलब होता है जीव जो है वो अपने समान संतति उत्पन्न करता है अकेला, यानी बिना किसी दूसरे जीव की सहायता से वो अकेला ही जब नई संतान उत्पन्न करता है तो वो जनरली उसको हम बोलते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, वायुमंडल में ओजोन की कमी को खालिस्तान या किससे जोड़ा गया है? तो देखिए वायुमंडल में ओजोन की कमी जो है उस ओजोन की कमी को जनरली क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है, ठीक है ना। ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये जनरली एक ऐसी गैस है जिसको आप फ्रियोन भी कह सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका दूसरा नाम है फ्रियोन, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसके बारे में ये ध्यान रखना है, इसका यूज जो है वो आपके रेफ्रिजरेटर में होता है। इसके अलावा आपका इसका यूज होता है एयर कंडीशनर के अंदर, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इसके अलावा जो आपके डीओडोरेंट्स होते हैं, जो भी जनरली अगर हम बात करें सुगंधित पदार्थ होते हैं उनके अंदर भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल या फॉर्मेल्डिहाइड जो है इसकी अगर हम बात करें तो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल एक अलग यौगिक है, फॉर्मेल्डिहाइड एक अलग यौगिक है, ठीक है। जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसका यूज जनरली अगर हम बात करें, फॉर्मेल्डिहाइड इसका फॉर्मूला होता है HCHO, ठीक है। और फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि इससे बनता है फॉर्मेलिन। क्या बनता है? फॉर्मेलिन। जो फॉर्मेलिन होता है इसका यूज होता है जनरली जो लैब होती है उस लैब के अंदर, लैब में जो डेड बॉडीज होती है, डेड बॉडीज, लैब में जो है डेड बॉडीज जो होती है उन डेड बॉडीज और जो टिश्यूज होते हैं उनको फिक्स करने के लिए, डेड बॉडीज और टिश्यूज को, उत्तकों को फिक्स करने के लिए, उत्तकों को फिक्स करने के लिए, फिक्स का मतलब वो खराब ना हो कई दिनों तक, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मेलिन का लेप किया जाता है उनके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PVC, ठीक है। तो PVC जो है वो एक प्लास्टिक है जिसका उपयोग जो है वो आपको पता है बरसाती कपड़े हैं, पाइप है ना, चप्पल वगैरह, चप्पल जूते वगैरह बनाने में करते हैं। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन इसको जनरली बोलते हैं टेफ्लॉन। क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन, ठीक है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, टेफ्लॉन जो है इसका जनरली फॉर्मूला होता है C2F4, ठीक है। C2F4 जो है टेफ्लॉन जो है, जब आप एथीन जो है, एथीन से बनता है आपका टेफ्लॉन, एथीन के अंदर 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, उनको आप फ्लोरीन से रिप्लेस कर दो तो टेफ्लॉन बन जाएगा, सॉरी आपका टेट्राफ्लोरोएथीन बन जाएगा। और पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन यानी बहुत सारे टेट्राफ्लोरोएथीन के जो अणु हैं वो जब मिल जाते हैं तो टेफ्लॉन बना लेते हैं। ये भी एक प्लास्टिक होता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्लास्टिक है ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। कैसा प्लास्टिक है ये? कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब क्या होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब होता है ताप दृढ़ प्लास्टिक। और ताप दृढ़ प्लास्टिक उन प्लास्टिक को कहते हैं जिनको गर्म करने पर वो जनरली पिघलते नहीं है।
ठीक है। टेफ्लॉन का जनरली यूज जो है वो रसोई घर में बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो रसोई घर में ना चिपकने वाले बर्तन, यूटेंसिल्स, बर्तन या बर्तनों की परत बनाने में इसका यूज होता है। किसका यूज होता है भैया? आपके पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, एथिलीन या फिर टेफ्लॉन का। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम बात करें तो अगला आ जाता है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, विटामिन के रिगार्डिंग है। आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिए, क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, रिकेट्स बीमारी जो है ये आपको ध्यान रखनी है। इसमें ऑप्शन दे रखा है विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए और लोहा। इसके ऑप्शन के हिसाब से देखें तो विटामिन बी की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है बेरी। ठीक है, बेरी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विटामिन डी जो है इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, रिकेट्स। ठीक है ना, खास तौर से छोटे बच्चों में होने वाला रोग है जिसमें हड्डियां जो है वो मुलायम होकर मुड़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो विटामिन ए जो है इसकी कमी से जो होने वाला रोग है उसको हम बोलते हैं रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। याद रखना, विटामिन ए की कमी से एक और रोग होता है जिसको बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया जो है वो एक ऐसा रोग होता है जिसमें आंखों से आंसुओं का स्त्रवण कम हो जाता है और आंखें जो है वो सूख जाती है। ड्राई आईज जो है वो इसका मेन सिम्टम है, मुख्य लक्षण है। और लोहा जो होता है, आयरन जो होता है, इसकी कमी से जनरली खून की कमी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एनीमिया रोग। कौन सा रोग बोलते हैं? एनीमिया रोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपके सामने है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए, दूध में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में पूछा है आपको कि दूध जो है इनमें दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये जो आपको अम्ल दे रखे हैं इनमें से दूध में कौन सा अम्ल होता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और टैनिक अम्ल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दूध जो है इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो लैक्टिक अम्ल होता है वो खास तौर से दूध के अंदर पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो आपके आमाशय में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो विटामिन सी को कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को, टैनिक अम्ल ये थोड़ा अलग है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है कि लैक्टिक अम्ल जो है वो खास तौर से दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो बहुत आराम से कर लेंगे आप लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्न में से किस मात्रा के लिए इकाई मीटर प्रति सेकंड का उपयोग, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उपयोग किया जाता है? मतलब आपको 4 फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है और पूछा है कि किसका यूनिट इनमें से मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब आप देखिए इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो वेलोसिटी, डिस्टेंस, मोमेंटम और एक्सेलरेशन दे रखा है, वेग, दूरी, संवेग और त्वरण। तो इनके अंदर याद रखना है वेग जो है इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। वेग जो है आपका, इसका फॉर्मूला पहले अगर हम लिखें तो वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बट्टे समय। चलो इसको साइड में लिख लेते हैं। वेग का फॉर्मूला होता है आपका वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये वेग का फॉर्मूला होता है। विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड जो है वो वेग का मात्रक होता है। दूरी जो है इसके बारे में ध्यान रखना है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। इसके अलावा संवेग जो है मोमेंटम, इसको हम बोलते हैं जनरली, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा वेग, त्वरण नहीं होगा, द्रव्यमान गुणा वेग होगा, मास इनटू वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का रखोगे तो मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। इसके अलावा जो त्वरण है इसको अगर आप देखेंगे तो त्वरण जो है इसका फॉर्मूला होता है आपका वेग बटा समय, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका फॉर्मूला अगर आप वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा, वेलोसिटी का यूनिट रखते हैं तो मीटर पर सेकंड और अपॉन में फिर सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो है इसको सिंगल डिनोमिनेटर में बदलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन या त्वरण। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, व्हाट इज द मूवमेंट अकरिंग इन प्लांट ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ लाइट कॉल्ड, यानी प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है? प्रकाश के कारण, जैसे सूरजमुखी का पौधा है उसके वो सूर्य की ओर मुड़ जाता है
तो वो उस प्रकार की गति जो है वो क्या कहलाती है? प्रकाश के उद्दीपन के कारण हो रही है। प्रकाश को उसने सेंस किया, तो मतलब प्रकाश की सेंसिटिविटी के कारण जो मूवमेंट हो रहा है उसको क्या कहेंगे? तो एक तो ऑप्शन दे रखा है प्रकाशानुवर्तन, श्वसन, गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वीय अनुचलन। तो आराम से इसका आंसर जो है वो आप देख सकते हैं, इसका आंसर होगा प्रकाशानुवर्तन, क्योंकि प्रकाश के अनुदिश होने वाली गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। श्वसन वो क्रिया होती है जिसमें आपकी सेल्स एनर्जी बनाती है, और गुरुत्वानुवर्तन अलोंग द ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो गति होती है उसको हम बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। और गुरुत्वीय अनुचलन ये भी जनरली अगर हम बात करें किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करना होता है, ठीक है। तो याद रखना है गुरुत्वानुवर्तन नहीं होगा इसके अंदर, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। प्रकाशानुवर्तन जो है वो प्रकाश के अनुदिश होने वाली गति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ और वायरस। फंगाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस, इनमें से कौन सा जो है वो टाइफाइड के लिए जिम्मेदार है? तो बताइए जरा। इसका राइट आंसर जो है, कवकों से होने वाले रोग कौन से, जीवाणुओं से होने वाले रोग कौन से, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग और वायरस से होने वाले रोग, अगर आपको याद है, ठीक है, तो आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर इसका आंसर जो है वो हो जाएगा जीवाणु। याद रखना, वायरस से होने वाले रोग जो है इसके अंदर आपका एक तो एड्स आ जाता है, एक इसके अंदर रेबीज आ जाता है, एक इसके अंदर स्मॉल पॉक्स आ जाता है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स आ जाता है। इसके अलावा इसके अंदर आपका मिजल्स आ जाता है, ठीक है ना, मिजल्स आ जाता है। इसके अलावा इसके अंदर मम्स आ जाता है। ये सारे के सारे जो डिजीज होते हैं वो आपके किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण। इसके अलावा प्रोटोजोआ जो है इसके कारण होने वाले रोग जो है इसके अंदर एक तो स्लीपिंग सिकनेस यानी निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग आ जाता है। निद्रा रोग के अलावा इसके अंदर जनरली अगर हम बात करें तो एक पायरिया आ जाता है। इसके अलावा पायरिया के अलावा इसके अंदर एक बीमारी और आती है जिसको हम बोलते हैं जनरली काला जार, ब्लैक फीवर। इसके अलावा एक आ जाता है इसके अंदर ल्यूकोरिया। ये सारे रोग जो है वो आपके प्रोटोजोआ से होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो कवक है, इस कवकों के कारण होने वाले रोग जो है इसमें एक तो दाद हो जाता है, खुजली हो जाता है कवक के कारण से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गंजापन, ये सारी बीमारियां जो है वो आपके कवकों के कारण होती है। ये ध्यान रखना है आपको कि कौन सा रोग किसके कारण से हो रहा है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जीवाणुओं के कारण होने वाले रोगों के अंदर टाइफाइड होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टिटेनस होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर हैजा हो जाता है, आपका ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी हो जाता है। इसके अलावा जो है सिफिलिस हो जाता है। ये सारे रोग जो है, ये सारे के सारे रोग जो, और भी बहुत सारे रोग हैं, बट ये मुख्य रोग है जो आपके जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और वायरस के कारण होते हैं। तो टाइफाइड के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए जरा इसका आंसर जो है वो आपको बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून। 1 मई को आपको पता है विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है, और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? याद रखना है, एक इफेक्ट होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, या जिसको आप कह सकते हैं हरित ग्रह प्रभाव, हरित ग्रह प्रभाव। ये एक ऐसा प्रभाव, एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसके कारण से अपनी धरती के ऊपर या धरती पे ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके लिए जिम्मेदार एक प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। एक्चुअल में ये नाम ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, हरित ग्रह प्रभाव, कहाँ से आया? तो देखिए, जो ठंडे इलाके होते हैं, ध्रुवीय प्रदेश जो होते हैं, उनके अंदर अत्यधिक ठंड से पौधों को बचाने के लिए, जैसे ये एक पौधा है, इस पौधे को जनरली अगर हम बात करें तो ठंड से बचाने के लिए इसके ऊपर जो है एक कांच का जार रख दिया जाता है, वो इसका एक घर हो गया, ठीक है। अब दिन के समय क्या होता है, थोड़ा बहुत जो सूर्य का प्रकाश आता है, जो सूर्य का प्रकाश जो है वो आएगा यहाँ से होकर के, तो वो क्या होगा, जनरली इस बर्तन को पार करते हुए यहाँ इसके पास आ जाएगा, मतलब पौधे के पास में आ जाएगा, इस बर्तन के अंदर आ जाएगा। अब क्या होगा कि रात के समय क्या होता है कि ये जो गर्मी है,
ये जो सूर्य की गर्मी जो दिन के टाइम आई थी, ये वापस इन दीवारों को पार करके नहीं जा सकती, कांच के बर्तन की दीवारों को पार करके वापस नहीं जा सकती। और यहाँ पर ये जो गर्मी, यहाँ का ये जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो टेम्परेचर पौधे को रात्रि में ठंड में जिंदा रखने में सक्षम बनाता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रभाव को हम बोलते हैं हरित गृह प्रभाव। यही प्रभाव जो है वो जनरली अर्थ के ऊपर बनाया जाता है या अर्थ के ऊपर उत्पन्न किया जाता है वायुमंडल की कुछ गैसों के द्वारा। ठीक है, उन गैसों के नाम है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके अलावा आपकी वाटर वेपर जलवाष्प। ठीक है, जलवाष्प। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड जैसे NO2 हो गया, N2O हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो NO3 हो गया। ये सारे के सारे जो है ये कुछ गैसें होती है जिनके द्वारा हरित गृह प्रभाव जो है इसका निर्माण किया जाता है। धरती के संबंध में हरित गृह प्रभाव का मतलब ये है कि ये जैसे आपकी अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर जो है ये गैसें एक ऐसा आवरण बना लेती है। ठीक है, जब इन गैसों की वायुमंडल में मात्रा बढ़ जाती है तो इन गैसों का जो घेरा होता है वो वायुमंडल अपनी धरती के चारों ओर इस प्रकार आ जाता है कि इस कवर को, इस घेरे को पार करके सूर्य की रोशनी जो है वो यहाँ धरती के ऊपर आ तो सकती है लेकिन वापिस नहीं जा सकती। और जब सूर्य से आने वाली जो इंफ्रारेड वेव्स होती है, जो अवरक्त किरणें होती है, जब वापस नहीं जा पाती तो उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की घटना जो है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्णन बोलते हैं। तो वैश्विक उष्णन के लिए जिम्मेदार गैसें जो है वो यही है जो हरित गृह प्रभाव के कारण ग्लोबल वार्मिंग को प्रोड्यूस करती है, यानी वैश्विक उष्णन को उत्पन्न करती है। अब इसके अंदर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, देख लीजिए। ये गैसें हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हरित गृह गैस है। कौन सी गैस? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये पूछा है इसमें। तो नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल होगी, मिथेन भी होगी, और इसके अलावा आर्गन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक का होना क्यों महत्वपूर्ण है? तो पहला, यह हड्डियों के निर्माण में मदद करता है। दूसरा, यह दृष्टि सुधार में मदद करता है। तीसरा, यह थायराइड ग्रंथि को सुचारू रूप से संचालन करने में मदद करता है। और यह ऊंचाई बढ़ाने में मदद करता है। याद रखना है, हड्डियों के निर्माण के लिए जरूरी जो पोषक तत्व हैं वो होते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी। ये जो है वो हड्डियों के निर्माण के लिए जरूरी होते हैं। वही दृष्टि सुधार के लिए जरूरी होते हैं जनरली आपका विटामिन ए। ठीक है, आंखों की रोशनी के लिए खास तौर से विटामिन ए जो है वो ज्यादा जरूरी होता है। इसी प्रकार थायराइड ग्रंथि जो है ये सही ढंग से काम करे, इसके लिए जरूरी होता है आपका आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन ऐसा खनिज है जो थायराइड ग्रंथि के अंदर थायरोक्सिन बनाने में मदद करता है। अगर थायराइड ग्रंथि जो है इसके अंदर थायरोक्सिन की कमी हो जाती है तो थायरोक्सिन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि जो है उसमें आयोडीन की कमी हो जाती है, तो आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नहीं बना पाती। और जब ये थायरोक्सिन नहीं बना पाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जो उपापचयी क्रियाएं हैं, जैसे पाचन है, श्वसन है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, ये क्रियाएं जो है वो स्लो हो जाती है, जिससे शरीर की वृद्धि और विकास जो है वो जनरली स्लो पड़ जाते हैं। तो याद रखना है, थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से चलाने में मदद कौन सा तत्व करता है? आयोडीन। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है? भोजन में आयोडीन युक्त नमक। एक चीज और ध्यान रखना है, आयोडीन जो है इसके लिए एक तो आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक के अलावा एक शैवाल है जिसका नाम है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया नामक शैवाल जो है ये जनरली भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि ये आयोडीन का प्रचुर स्रोत है, आयोडीन का रिच सोर्स है, प्रचुर स्रोत है। ठीक है, समुद्री शैवाल है। तो इसमें एक प्रश्न ये भी एडिशनली पूछा जा सकता है, कौन से शैवाल का उपयोग भोजन के रूप में किया जा सकता है? तो वो है लेमिनेरिया शैवाल। और क्यों किया जाता है? क्योंकि ये आयोडीन का प्रचुर स्रोत होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी जब हो जाती है तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो जनरली उसको आप लोग जानते ही होंगे, घेंगा रोग बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं? घेंगा रोग, गोइटर रोग बोलते हैं, जिसमें आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नहीं बना पाती और आपकी थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, जिससे गला सूजकर लटक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इसे लेने से खत्म किया जा सकता है। मतलब खाना खा लिया, उसके बाद पेट में एसिडिटी हो रही है, तो उस एसिडिटी को दूर इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? एसिडिटी का मतलब क्या है? पहली बात तो ये चीज समझना, एसिडिटी
हिंदी में बोलते हैं जिसको अति अम्लता। और एसिडिटी का कारण होता है HCl का अत्यधिक स्त्रवण। हमारे आमाशय के अंदर जो एसिड पाया जाता है HCl, उस HCl का अत्यधिक स्त्रवण जो है वो जब हो जाता है, कई बार हम ज़्यादा स्पाइसी यानी तेली मतलब मसालेदार या ऑयली सब्सटेंस तेलीय पदार्थ खा लेते हैं तो उसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि HCl का स्त्रवण बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये तो कन्फर्म है कि एसिडिटी के अंदर अम्ल ज़्यादा है। नींबू का रस है, ये तो वैसे ही अम्लीय है। ठीक है, तो ये इसका इलाज नहीं हो सकता। फलों का रस जो है इसके बारे में भी कोई कंफर्म नहीं किया हुआ। ठीक है, तो फलों का रस जो है उसके अंदर भी जनरली अगर हम बात करें तो एसिड ही पाए जाते हैं। इसके अलावा बेकिंग सोडा जो है, इसकी अगर हम बात करें तो बेकिंग सोडा जो है ये इसको आप कह सकते हैं जनरली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और याद रखना है ये एक दुर्बल क्षार होता है। कैसा क्या होता है ये? दुर्बल क्षार, माइल्ड बेस होता है। और माइल्ड बेस होने की वजह से इसका यूज जो है वो जनरली एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, एसिडिटी से रिड हासिल करने के लिए, राहत हासिल करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। इसको खाने का सोडा भी बोलते हैं और इसका जनरल फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल आपका होता है दही में। ठीक है, इसके अलावा दही में भी होता है और एक दूध में भी होता है, खट्टे दूध में खास तौर से पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल जो है वो पाया जाता है आपकी इमली में। इसके अलावा कच्चे आम में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टार्ट्रिक अम्ल जो है वो आपका पाया जाता है अंगूर में। इन सब में जो है आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अमीनो अम्ल जो है ये प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है। साइट्रिक अम्ल जो है ये आपका पाया जाता है खट्टे फल जैसे आंवला में पाया जाता है। इसके अलावा नींबू में पाया जाता है, आंवला और नींबू। और इसके अलावा संतरा, इनके अंदर खास तौर से ये पाया जाता है। ठीक है, तो आपका ये पूछा है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में खास तौर से टार्ट्रिक अम्ल होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। जब आप 1 ग्राम तांबा यानी कॉपर पाउडर वाले चाइना डिश को गर्म करते हैं तो पाउडर की सतह पर एक काला पदार्थ जो है वो बनता है। इसका कारण क्या है? यानी आपके पास एक डिश है और उस डिश के अंदर जो है कॉपर पाउडर डला हुआ है। ये कॉपर पाउडर है। ठीक है, कॉपर पाउडर। ठीक है, कॉपर का पाउडर तांबे का पाउडर है। ठीक है, और तांबे का जो पाउडर है इसको आपने क्या कर दिया? जनरली इसको आप गर्म कर रहे हैं। तो जब आप इसको गर्म कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने बर्नर जो है, इस बर्नर के ऊपर आपने इसको रख दिया इस तरीके से। ये जो है आपने बर्नर के ऊपर इसको रख दिया। बर्नर जो है इस बर्नर के ऊपर आपने इसको रख दिया। ठीक है, और बर्नर के अंदर जैसे ही आपने जो है इसके अंदर आग लगाई तो यहाँ पर कुछ समय के बाद ये जो आपकी कॉपर की प्लेट, ये जो आपका कॉपर पाउडर है ये ब्लैक कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? ये ब्लैक कलर का हो जाता है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि ऐसा किस कारण से हो रहा है। तो याद रखना है, अगर कॉपर पाउडर को आप गर्म करते हैं तो गर्म करने की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी। तो यहाँ पर आपके पास एक पदार्थ बनता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बनने के कारण से जो है जनरली ये काला पड़ जाता है। एक चीज और ध्यान रखना है कि कॉपर से क्यूप्रिक ऑक्साइड बनना, यहाँ पर देखो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रही है और जहां पर ऑक्सीजन जुड़ती है उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोल दो या आप कह सकते हो इसको ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण से कॉपर जो है, कॉपर पाउडर जो है वो काला हो जाता है। तो इसका राइट, उसका ऑप्शन देखो क्या दे रखा है? स्वचालितीकरण, समुद्र जल से नमक को दूर करना, उपचयन यानी ऑक्सीकरण। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बनीकरण। तो कार्बनीकरण का मतलब जलकर कोयला हो जाना, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा ये जो Cu है ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है और ये काले रंग का पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। प्रोटिस्टा जीवों द्वारा गति के लिए कौन सी विशेषता का उपयोग किया जाता है? प्रोटिस्टा जीवों का एक वर्ग होता है, याद रखना है। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जीवों का एक ऐसा वर्ग होता है जिसके अंदर एक कोशिकीय जीव आते हैं। कौन से जीव आते हैं? एक कोशिकीय। लेकिन एक कोशिकीय भी वो जीव आते हैं जो यूकैरियोट हो। कैसे हो? यूकैरियोट। तो एक कोशिकीय यूकैरियोट्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोटिस्टा। ठीक है, तो प्रोटिस्टा वर्ग के अंदर एक कोशिकीय यूकैरियोट्स को रखा गया है और इसके एग्जाम्पल के अंदर खास तौर से आते हैं आपके अमीबा, यूग्लिना,
पेरामीशियम, ये सारे के सारे जो है वो इसके अंदर आते हैं। एक कोशी के शैवाल भी आते हैं इसके अंदर, ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इसके, ठीक है, अमीबा, यूग्लिना, पेरामीशियम। और इनके अंदर गति के लिए जो संरचना पाई जाती है उस संरचना को हम बोलते हैं सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला नामक संरचनाएं जो है वो इनके अंदर पाई जाती है। सीलिया हिंदी में बोलते हैं कशाब, और फ्लैजिला इसको हिंदी में बोलते हैं, सीलिया जो है इसको सीलिया को हिंदी में बोलते हैं जनरली पक्षमाभ, ठीक है, और फ्लैजिला को हिंदी में बोलते हैं कशाब, ठीक है। तो याद रखना है, पक्षमाभ और कशाब नामक संरचनाएं प्रोटिस्टा जीवों में पाई जाती है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि प्रोटिस्टा जीवों द्वारा गति के लिए निम्न में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका फ्लैजिला। तो फ्लैजिला जो है वो गति के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 0 से 14 तक। इसमें ध्यान रखना है 0 से 14 तक पीएच स्केल की रेंज होती है, 0 से 14 तक नंबर होते हैं। पीएच स्केल जो है इसका जो यूज होता है वो जनरली अम्लीयता या क्षारकता को बताने के लिए किया जाता है। पीएच स्केल का आविष्कार जो है वो सबसे पहले किया था सोरेनसन ने। पीएच स्केल जो है इसका आविष्कार किसने किया? सबसे पहले सोरेनसन ने, ठीक है। और पीएच स्केल जो है इसके बारे में एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें 0 से 14 तक नंबर होते हैं, ठीक है। अब इसमें शुरू वाला 0, लास्ट में 14, बीच वाला नंबर जो है वो 7 होता है। अगर 7 से कम नंबर है तो 7 से कम वाले जो नंबर हैं वो जनरली एसिडिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अम्लीयता को दर्शाते हैं। और 7 से ज़्यादा वाले नंबर जो है वो जनरली अगर हम बात करें तो बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्षारकता को दर्शाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि है। शैवाल जो है वो मानव जाति के लिए क्यों उपयोगी होते हैं? ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं, गंदे स्थानों को साफ करने में मददगार होते हैं, ओजोन परत बनाने में सहायक होते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में सहायक होते हैं। तो शैवाल के अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, शैवाल जो है ना ये एक पादप वर्ग के अंदर आता है, थैलोफाइटा वर्ग। उस थैलोफाइटा वर्ग के जो समूह होते हैं, थैलोफाइटा वर्ग के जो पौधे होते हैं उनको हम बोलते हैं जनरली शैवाल, ठीक है। तो थैलोफाइटा वर्ग के पादप हैं। इसके अलावा शैवाल जो है इनका अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। इसके अलावा शैवाल जो है ये जल में पाए जाते हैं, नॉर्मल बात आपको पता है, ठीक है। इसके अलावा शैवाल के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए कोई भी जीव जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो याद रखना शैवालों के कारण से ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इवन याद रखना है कि धरती पर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उस कार्बन डाइऑक्साइड में से 50% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन यानी उसका उपयोग अकेले शैवालों के द्वारा किया जाता है। इसलिए शैवाल जो है वो मानव जाति के लिए उपयोगी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शैवालों के बाद में नेक्स्ट, अच्छा शैवालों के कुछ एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे एक तो होता है इसके अंदर क्लोरेला, ठीक है, एक होता है इसमें स्पाइरोगायरा, एक आपको अभी भी बताया था लेमिनेरिया, ये कुछ शैवाल होते हैं, ठीक है, लेमिनेरिया। एक होता है इसके अंदर सरगासम, ये कुछ शैवाल हैं, शैवालों के एग्जाम्पल है। क्लोरेला के बारे में ध्यान रखना है, इसको अंतरिक्ष का शैवाल कहा जाता है। कहाँ का शैवाल कहा जाता है? अंतरिक्ष का शैवाल, स्पेस एल्गी। ये प्रोटीन से रिच होता है, प्रोटीन से प्रचुर होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है ये दे रखा है कि किस IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची है? तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का पूरा नाम जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि IUCN जो है इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यानी ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी प्रकृति के संरक्षण के लिए बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा
एक पुस्तक जो है उस पुस्तक के अंदर लुप्त प्राय का मतलब जो जातियां जो है वो जनरली लुप्त हो चुकी है या जनरली जिनके लुप्त होने का खतरा है, ठीक है, उनका मतलब कौन सी सूची के अंदर जो है उनका रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है। तो ब्लू लिस्ट, ग्रीन लिस्ट, रेड लिस्ट या ब्लैक लिस्ट। तो इसका आंसर होगा आपका रेड लिस्ट। याद रखना, रेड डाटा बुक इसको हम बोलते हैं, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक जो है ये IUCN की एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर उन वन्य प्राणियों का रिकॉर्ड रखा जाता है जिनकी अस्तित्व पर खतरा है, यानी जिनकी विलुप्ति का खतरा है, उनका रिकॉर्ड जो है वो जनरली जिस पुस्तक में रखता है IUCN संस्था, उस पुस्तक को हम बोलते हैं रेड डाटा बुक, या हिंदी में कई बार इसका नाम आ जाता है लाल आंकड़ा पुस्तक। तो ये आज का अपना सेशन रहा है जिसमें हमने 30 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए यूजफुल साबित होंगे। अगर आप लोगों के कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।